हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही है अभी क्या चल रही है? एडजेक्टिव्स की। तो जिसमें हमने पढ़ लिया है कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव के लिए एक ही वर्ड बोलते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। इसके अलावा हमने क्या पढ़ लिया है? टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ लिया अभी तक? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, पजेसिव एडजेक्टिव्स और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो आज हमने मतलब 6 पढ़ लिए हैं। आज हम 7वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रॉपर। प्रॉपर एडजेक्टिव्स। अब आपको ये प्रॉपर कुछ सुना हुआ सा लग रहा होगा कि हमने प्रॉपर कहाँ पढ़ा हुआ है। हमने पढ़ा है प्रॉपर नाउन में। तो कुछ कुछ ये समझिए वैसा ही है। एक्चुअली कुछ है नहीं अलग, बस थोड़ी थोड़ी कैटेगरी अलग अलग बांटी गई है। अभी इसके मैं ना पहले एग्जांपल्स लेती हूँ तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे क्या लिखा है ये? इंडिया। इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन। इंडियन, भारत, भारतीय, ये क्या हो गया है? प्रॉपर एडजेक्टिव। इटली, इटालियन, ठीक है। चाइना, और सबसे ज्यादा बोलते हैं ना चाइनीज। और अमेरिका। अब आपको आ गया होगा काफी हद तक समझ में। अमेरिकन। और चलो कनाडा, कैनेडियन, CNADIAN। और हाँ, एक और वर्ड लिखती हूँ, क्राइस्ट। क्राइस्ट, क्राइस्ट का क्या हो जाएगा? क्रिश्चियन। IAN। चलिए, एक वर्ड आपने सुना होगा, शेक्सपियर। शेक्सपियर जो हुए हैं लिटरेचर इंग्लिश के समझिए पूरे गुरु हैं। लोग बाग इन्हें फॉलो करते हैं, इनके जैसा लिखने का प्रयास करते हैं। तो इनको जो मानते हैं, इनके जैसा लिखने की कोशिश करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? शेक्सपियरियन। SPEAREAN। EAN, शेक्सपियरियन। EAN। तो ये आपको आ गया अच्छे से समझ में ना कि यहाँ पर हो क्या रहा है। बस आप यहाँ पे इंडिया प्रॉपर नाउन, ये जो चीज़ें इधर पूरी लिखी गई हैं, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। और यहाँ पे जो लिखा गया है ये क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव। आखिर इसमें फ़र्क क्या आया? बस कुछ बाद में कुछ जोड़ा गया है, कुछ सफिक्स जोड़े गए हैं प्रॉपर नाउन में, और क्या बन गया है? प्रॉपर एडजेक्टिव। तो अगर मैं यहाँ लिखूं तो कुछ ऐसे लिख सकती हूँ कि प्रॉपर नाउन में कुछ सफिक्स, कहाँ? लास्ट में। प्रॉपर नाउन के लास्ट में। ऐसे सफिक्स का मतलब ही यही होता है कि लास्ट में कुछ सफिक्स लगाने पर, जोड़ने पर क्या बन जाता है? प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाता है ना? आसान, बिल्कुल। चलिए, अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखा देती हूँ। अब जब आपको ये चीज़ समझ में आ गई है ना, तो फिर तो आपको डेफिनेशन तो एकदम ही समझ में आ जाएगी। इसको मैं कैसे लिखूंगी? प्रॉपर एडजेक्टिव को बस PA, ठीक है।
प्रॉपर एडजेक्टिव is a word that modifies क्या मॉडिफाई करता है? मॉडिफाइज नाउन्स एंड प्रोनाउंस। ठीक है, बस नाउन्स और प्रोनाउंस को जो मॉडिफाई कर दिया बन गया प्रॉपर एडजेक्टिव। चलो इसके साथ साथ फिर प्रॉपर नाउन भी एक बार देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक नेम, यही तो है ना। प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक नेम किस में यूज किया जाता है? यूज्ड टू पर्सन, कॉमा लगा देते हैं, प्लेस और थिंग। कि प्रॉपर नाउन क्या है? जो कि एक स्पेसिफिक नेम होता है किसका, चाहे वो पर्सन का हो, चाहे वो प्लेस का हो या फिर थिंग का हो। और प्रॉपर एडजेक्टिव वो वर्ड है जो कि इनको नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई कर देता है। और प्रॉपर नाउन में जब हम कोई सफिक्स जोड़ लेते हैं तो क्या बन जाता है? प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाता है। वैसे एग्जांपल्स तो मैं पहले ही आपको करा चुकी हूँ, थोड़ा सा हम सेंटेंस में और सीख लेते हैं। ये सबसे पहले चाइनीज़ फूड के बारे में ही पढ़ लें भाई। चाइनीज़ फूड कैसा लगता है आपको? सब लोगों को चाइनीज़ फूड बहुत ज़्यादा पसंद होता है ना। इज वेरी टेस्टी, है ना। चाइनीज़ क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव। चलो, आई लाइक, चाइनीज़ के साथ साथ हम कुछ और भी फूड पसंद कर लेते हैं। आई लाइक इटालियन फूड। और आई लव इंडियन कल्चर। हम लोग पसंद करते हैं ना अपने इंडिया के कल्चर को। इंडियन क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव। इटालियन क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव। क्लियर? और इसमें कुछ इतना नहीं है। अगर आप प्रॉपर नाउन को पहचान पा रहे हैं तो प्रॉपर एडजेक्टिव तो आप अपने आप ही पहचान जाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। अब हम अगला जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग, EMPHASISING, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। बस इतना ही काफ़ी है। पूरा लिख दूँ क्या यहाँ पे? चलो, ECTIVES। ठीक, अब ये क्या है? इसमें बस एक ही चीज़ को समझना है, एम्फेसाइज। अगर हम इसको हिंदी में बोले ना तो एम्फेसाइज का मतलब इसका होता है बलदायक विशेषण। क्या? बलदायक। अब बलदायक क्यों भाई? कोई फोर्स लग रहा है क्या? साइंस वाला बल है क्या? नहीं। बल मतलब आप जब अपनी बात को बहुत ही बल दे के बोलते हैं, बहुत ही जोर दे के बोलते हैं, तो जोर देने के लिए, बल देने के लिए आप जो वर्ड लगाते हैं वही है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। यानी इनका काम क्या है? एम्फेसाइज करना, जोर देना। इसकी डेफिनेशन, एन एम्फेसाइज एडजेक्टिव is a word that emphasize, ASISE, emphasize क्या? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट समझते? कथन, जो हिंदी में कथन बोले जाते हैं। और एम्फेसाइज मतलब जोर देना, बल देना, वो हो गया एम्फेसाइज। तो
एम्फेसाइज के लिए एक चीज़ और है कि अगर एम्फेसाइज एडजेक्टिव सेंटेंस में नहीं भी आए ना तो भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका जो सेंटेंस है ना वो फिर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके साथ ये बात है, चलो मैं लिखूँ यहाँ पे कि इसके बिना भी सेंटेंस क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बिना भी सेंटेंस लिख देती हूँ, वाक्य क्या लिखूँ, सेंटेंस पूरा होता है। हटा दिया जाएगा, ये तो केवल जो ही तो डाल रहा है ज़्यादा, मतलब इससे है क्या, एक और बात, इससे क्या होता है वाक्य या तो बढ़ा दिया जाता है बहुत बढ़ा चढ़ा के, या फिर उसको बात को घटा देता है। ये शब्द लिख दूँ, ये चलो शब्द वाक्य को, सेंटेंस को या तो बढ़ा देते हैं, वाक्य को घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया एम्फेसाइज, या तो इस बात को घटा दिया या इन्होंने बढ़ा दिया। क्लियर। एम्फेसाइज एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एम्फेसाइज स्टेटमेंट्स। एन क्यों आया, ई है ना, आर्टिकल से याद है। अब इनके बगैर भी सेंटेंस पूरा होता है और ये वाक्य को घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं। कुछ शब्द जो एम्फेसाइज वर्ड हैं वो मैं लिख देती हूँ, कुछ, वैसे तो और भी है ना, बहुत से हैं, लेकिन कुछ लिख देती हूँ, बाकी तो आप समझ जाओगे। तो अपने आप ही जब वो आएंगे ना सेंटेंस में तो आप समझ जाओगे कि ये है। ओन, सेम, वेरी, वेरी एडजेक्टिव है, और भी जगह होगा। टोटली, टोटली पूरी तरह से। अच्छा, एक और वर्ड है अटरली। अटरली भी जब आप अपनी बात को जोर देने के लिए बोलते हैं तो अटरली आता है। कंप्लीटली, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, EXTREMELY एटसेट्रा। अब आप समझ गए हो ना कि इसी तरीके के वर्ड्स जो हैं क्या कहलाएंगे, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। इनसे क्या हो रहा है, सेंटेंस पे जोर दिया जा रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, चलो पहले इनको तीनों पे आने से पहले मैं थोड़ा सा और चीज़ों पे जाती हूँ। इनको मैं बाद में तीनों को इकट्ठे लूँगी कि शी इज़ अ एक्सट्रीमली टैलेंटेड गर्ल। मतलब वो टैलेंटेड गर्ल अगर मैं लिख देती कि भाई वो एक टैलेंटेड गर्ल है, होशियार गर्ल है, तब भी तो बात पूरी हो जाती ना। मतलब आप ये समझो कि अगर आपके यहाँ कोई टैलेंटेड लड़की है, मैंने बोला कि वो बहुत टैलेंटेड है, बात पूरी हो गई। लेकिन अब मैं क्या बोल रही हूँ, वही वो तो बहुत ही ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट लड़की है, सुपर टैलेंटेड लड़की है, एक्सट्रीमली टैलेंटेड लड़की। तो मैंने क्या किया, उसके टैलेंट को एक्सट्रीम कर दिया, बढ़ा दिया। इसलिए ये क्या हो गया, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। और मैं नेगेटिव में भी कर सकती हूँ कि भाई वो बच्चा ना बड़ा गधा है, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल गधा है। अब मैं बोलूँ भैया वो तो बहुत ही बड़ा वाला गधा है, बहुत ही भयंकर वाला गधा है, तो अब क्या हो गया, मतलब पता चल गया कि वो बच्चा बहुत ही बेकार है। तो यहाँ पे उसने उसको इस वर्ड को नेगेटिव तरीके से बढ़ा दिया है। और लिख देती हूँ, ही इज़, मैंने एक ट्रूली नहीं लिखा था, चलो यहाँ लिख देती हूँ ट्रूली, ट्रूली भी आएगा इसी में, ट्रूली एथलीट। मतलब वो क्या है, एक सच्चा एथलीट है। ट्रूली मतलब अगर हम लिखें ही इज़ एथलीट तो भी तो बात पूरी हो रही है। लेकिन जब मैंने बोल दिया कि ही इज़ ट्रूली, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ही सच्चा अच्छा एथलीट है, एकदम देशभक्त एथलीट है, अच्छे से करता है। मतलब इसने ट्रूली ने इसके एथलीट को क्या किया, और ज़्यादा बढ़ावा दे दिया है। तो ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई। अब मैं
यहाँ पे जो और सेंटेंस लिखती हूँ ना, वो अब इन दोनों को, इन जो ये जो तीन है ना स्टार्टिंग के, ये से टोटली है, टोटली भी इसी तरह से पूरा, टर्ली भी बहुत ज़्यादा के लिए, कंप्लीटली भी पूरा, ये सब क्या कर रहा है, हमारे सेंटेंस को बढ़ावा दे रहे हैं। मैंने हटा देती हूँ, दोबारा से लिखती हूँ। ओन, ओन, अरे यहीं पे लिख देती। ओन, ओन किसके लिए यूज़ होता है, अपने के लिए, कि जैसे आई सॉ हिम, माई ओन आईज, मतलब मैंने उसको देखा अपनी आंखों से। अब आप कहोगे भैया सभी तो अपनी आंखों से देखते हैं, कोई पड़ोसी की आंख से तो देखता नहीं, दूसरे की आंख से तो देखता नहीं, इसमें ऐसी ओन आइज दिखने की क्या बात थी भाई। आई सॉ हिम, माई आइज, तो भी तो बात पूरी होती, बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम यहाँ ओन वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो मतलब बात को ना एकदम सच्चा, एकदम पक्का करने के लिए करते हैं कि भैया बिल्कुल सही बात है कि मैंने उसको देखा, कोई इसमें धोखा वोखा नहीं हुआ है। तो ये हो गया है इसका एम्फेसाइज वर्ड। अब जैसे ये सेंटेंस देख लो, दिस इज द छोड़ देती हूँ, दिस इज वेरी बुक आई वॉन्टेड। वेरी मतलब वही, ओन मतलब अपना, अपनी, कुछ भी आप कर सकते हो, कि यह है वही बुक आई वॉन्टेड, जिसे मैं चाहता था। मतलब मान लो आप किसी दुकान पे गए, आपने वो बुक देखी, आपने उसको नहीं खरीदी, नहीं ले पाए किसी वजह से, फिर आप फिर वहीं पे पहुंचे, आपको उस बुक की तलाश थी, अब आपको बुक दिख गई, अब आप बोलोगे अरे ये वही बुक थी वो जो कि मैं इतने दिनों से चाह रहा था। तो वेरी मतलब आपने इस बात पे जोर दिया कि ये वही बुक थी। तो वेरी क्या है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ऐसे ही चलो, दैट इज सेम बुक, मैंने वही सेम, चलो बुक नहीं लिखना, शॉप लिख देती हूँ, कुछ भी वर्ड लिख सकते हैं। यहाँ पे दैट आई वांटेड होना चाहिए था वैसे, शॉप, दैट आई वांटेड, मतलब वह सेम शॉप है, ये वही शॉप है। यहाँ पे भी इसको इस तरह से कि जिसको हमने देखा है, हम जिसे चाह रहे थे, वही शॉप है जिसको हम लेना चाहते थे, जिसको हम चाहते थे। तो यहाँ पे ये भी क्या है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। और चलो ओन और एग्जांपल ले लेते हैं एक दो। दिस इज माई, अच्छा इसको मैं अभी छोड़ देती हूँ, सेंटेंस पूरा लग रहा है, दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है, पूरा है, लेकिन अब मैंने बात को जोर देने के लिए जोड़ दिया ऑन। दिस इज माई ऑन हाउस, मतलब ऑन हाउस, ये है मेरा अपना घर है, इस बात पे हमने और ज़्यादा जोर दे दिया है। दिस इज वेरी टॉय दैट, दिस इज वेरी टॉय दैट माई चाइल्ड, माई भी छोड़ दो, चलो दैट, चलो माई लिखा रहने दो, क्या फर्क पड़ रहा है, दैट माई चाइल्ड वांटेड। यह वही टॉय है, टॉय मतलब खिलौना, ये वही टॉय खिलौना है जिसको मेरा बच्चा चाहता था। बस अब मेरे ख्याल से ये काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई दी हैं। चलो एक और लिख दूँ, वैसे तो हो गया है। दैट इज वेरी बुक, इसको मैंने थोड़ा सा ना सेंटेंस को बदलना चाहा है कि दैट इज वेरी बुक आई वॉज
थोड़ा सा बस आपको सेंटेंस और नया दिखाने के लिए, बाकी तो ये मैं आपको समझा चुकी हूँ कि दैट इज़ वेरी बुक, पहले क्या था आई वॉन्टेड, तब भी वही, अब दैट इज़ वेरी बुक, उसने थोड़ा और भी यहाँ पे प्रेशर दिया है कि दैट इज़ वेरी बुक आई वॉन्टेड लुकिंग फॉर, मतलब जिसको क्या कर रहा था, मैं इतने टाइम से ढूंढ रहा था और ये वही बुक है। तो बुक को इसने क्या किया है, एम्फेसाइज किया है। तो अब आपको इतना समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कौन से हैं जो कि बात को जोर देकर बता रहे। इससे क्या हो रहा है, सेंटेंस का महत्व जो है, सेंटेंस में जो आप स्टेटमेंट बोल रहे हैं वो थोड़ा सा बढ़ गया, प्रभावशाली हो गया है वो। अब नवा पढ़ रहे हैं हम पार्टिसिपल एडजेक्टिव, पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। अब इसको ना वैसे आप पार्टिसिपल से बस समझ लीजिए, आपने वर्ब में पढ़ा है पार्टिसिपल, तो हम पहले थोड़ा सा वो समझ लें, है ना, कि जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। वर्ब में आपने क्या पढ़ा था, 3 फॉर्म पढ़ते हैं ना हमेशा, एक तो फर्स्ट, एक सेकंड और एक थर्ड, यही है। फर्स्ट क्या होता है, प्रेजेंट टेंस, यही तो है, PRESENT, प्रेजेंट। और फिर क्या है, पास्ट। और थर्ड क्या है, पार्टिसिपल, है ना, यही तो पढ़ते हैं। थर्ड फॉर्म क्या होती है, पार्टिसिपल। अब वो आप फिर एग्जाम्पल भी देख लो, मान लीजिए, हाँ प्रेजेंट में मैंने बोला ब्रेक, ठीक, अब ब्रेक का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, ब्रोक, या आपने जब वर्ब पढ़ी थी तब पढ़ा चुके हैं। अब थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रोकन। पार्टिसिपल में क्या हो गया, ब्रोकन। इसमें देखिए, इसमें तीनों ही बदल रहे हैं, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। चलो एक और ले लेते हैं, क्लीन। क्लीन की सेकंड फॉर्म क्या होगी, क्लीन्ड। अब इसकी थर्ड फॉर्म भी सेम होती है, क्लीन्ड। इसमें क्या है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी है, पर अभी हम बात कर रहे हैं अपने पार्टिसिपल की, कि पार्टिसिपल वर्ब में क्या होता है, कि वर्ब में या तो en आ जाता है या ed आ जाता है, यही है ना। वर्ब में क्या आ जाता है, या तो en या ed। किसकी बात है ये, वर्ब की। अब एडजेक्टिव पर आ जाते हैं, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल एडजेक्टिव, ठीक है, लिख दो यहाँ पे, पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्या होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। पहला प्रेजेंट, अब मैं बार बार पार्टिसिपल नहीं लिख रही हूँ, बस PA, पार्टिसिपल एडजेक्टिव। दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। इसकी क्या पहचान है, देखो वैसे तो ना ये बहुत बड़ा है, लेकिन वो आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अभी मैं आसान सा थोड़ा सा समझा देती हूँ कि आपको पार्टिसिपल एडजेक्टिव समझ में आ जाए। इसकी पहचान क्या होगी, वर्ब के लास्ट में क्या आएगा, ING। इसकी पहचान क्या होगी, इसके वर्ब के लास्ट में क्या आ जाएगा, ED लगकर आ जाएगा। बस आपको वर्ब में भी अंतर समझ में आ गया, और अब पार्टिसिपल एडजेक्टिव में भी समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के लास्ट में ING और पास्ट में वर्ब के लास्ट में ED लगकर आ जाता है। इसको ध्यान में आपको इसको ध्यान में रखना है। अब सेंटेंस देखते हैं हम। पहले में हम देख लेते हैं प्रेजेंट के। प्रेजेंट में क्या था, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, क्या लग रहा था इसमें, ING। बस इतना सा याद रखना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव में लग जाएगा ING, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे द चिल्ड्रन is not like boring
कुछ भी लिख सकते हो, बोरिंग बुक, बोरी स्टोरी, कुछ भी, बोरिंग स्टोरीज, कि बच्चे नहीं पसंद करते हैं बोरिंग स्टोरीज। तो इसमें बोरिंग का मतलब ये नहीं है कि वो बोर हो गया है, बोर्ड और बोरिंग में अंतर है। यहाँ पे क्या है, स्टोरी को क्या बताया गया है कि वो स्टोरी कैसी है, बोरिंग स्टोरी है। वो बोर हो रहा है ये नहीं बताया गया, ये है कि वो स्टोरी ही बोरिंग है। और ये कैसे पता चला, बोर वर्ड में आईएनजी जोड़ दिया गया, भाई बोर हो रहे हैं आईएनजी उसमें जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। अभी वर्ब नहीं है बल्कि क्या है, ये एडजेक्टिव है। इसी तरीके से और सेंटेंस, वी हैड एन एक्साइटिंग जर्नी। कब करिए, लास्ट वीक, लास्ट मंथ। वी हैड एन एक्साइटिंग जर्नी लास्ट वीक। मतलब इसमें क्या है, एक्साइटिंग जर्नी। अच्छा ये देखिए, यहाँ पे स्टोरी क्या था, नाउन था। एडजेक्टिव का काम क्या है, नाउन को डिस्क्राइब करना, तो कर रहा है ना यहाँ पे नाउन को डिस्क्राइब। और इसी तरीके जर्नी क्या है, नाउन है, इसको किसने बताया है, एक्साइटिंग ने, कि वी हैड एन एक्साइटिंग जर्नी लास्ट वीक को हमने क्या करी थी, एक्साइटिंग जर्नी। और इसमें एक्साइट वर्ड के आगे क्या लग गया, आईएनजी, तो ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। अब हम पास्ट पे जाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, इसको कैसे पहचानेंगे, इसमें क्या लगा होगा, वर्ब के लास्ट में ईडी लगा होगा। जैसे एक सेंटेंस, वी आर हैप्पी टू सी, देख कर, कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, कुछ भी, लाइब्रेरी। वी आर हैप्पी, हम बहुत खुश हैं, टू सी, देखकर, कंप्यूटराइज्ड ईडी जुड़ गया है, क्या, लाइब्रेरी। हम किसको देख के बहुत ही खुश हैं, लाइब्रेरी को देख के। तो कंप्यूटराइज्ड क्या है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव। कौन सा, क्योंकि ईडी लग रहा है, इससे हमें पता चल गया कि ये कौन सा है, पास्ट। बस आपको ना इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें बस अभी आप ज़्यादा उस पर मत जाओ, बस इतना ही याद रखो। ज़्यादा आप जाओगे ना तो आपको परेशानी हो जाएगी कि ही हैड, ऑलवेज, हैज़ कर देते हैं, ऑलवेज रिलैक्स्ड मूड, रिलैक्स मूड, मतलब वो कैसे मूड में रहता है, हमेशा ही रिलैक्स मूड में रहता है, उसका मूड हमेशा, मूड कैसा होता है, रिलैक्स होता है। तो रिलैक्स्ड मूड, मतलब ये कौन सा हो गया, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। तो अब हमने 3 पढ़ लिए ना, 3 में से पहले पढ़ दिया था प्रॉपर एडजेक्टिव, तो जिसने कि प्रॉपर नाउन में थोड़ा सा सफिक्स जोड़ा, बन गया वो प्रॉपर एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग में क्या था, अपनी बात को जोर देने के लिए जो शब्द यूज़ करे जा रहे हैं वो हो गए एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। और पार्टिसिपल एडजेक्टिव को थोड़ा सा वर्ब से मिला के देख लो कि वर्ब में क्या क्या है, बस फिर उसके हिसाब से थोड़ा सा आपको पार्टिसिपल रिमाइंड हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये है कि यहाँ पे पार्टिसिपल एडजेक्टिव 2 तरीके से हैं, कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव में आईएनजी जोड़ देते हैं और पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव में ईडी जोड़ देते हैं। बस इतना सही काफ़ी है आपको समझने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।